नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। देश में कोरोना फिर से सक्रिय होता नजर आ रहा है, जिसके चलते एक दिन में 1150 कोरोना के नए केस सामने आए और कोरोना के चलते 4 मरीजों की मौत हो गई है, जबकि 954 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। जिसके बाद देश में कोरोना का जो रिकवरी रेट है वो 98.76% पहुंच गया है। बात करें कोरोना के एक्टिव केसों की, तो देश में फिलहाल कोरोना के 11,558 केस एक्टिव बताए जा रहे हैं। तो 4 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। नौ सौ चौवन लोग कोरोना से ठीक हुए। एक बार फिर से कोरोना पैर पसार रहा है। चार कोरोना मरीजों की मौत हुई है। तो इसी के साथ आपको बताते चले, कोरोना पैर पसारता चला जा रहा है। देश में कोरोना के एक बार फिर से आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। नौ सौ चौवन लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। तो आपको बताते चले, एक बार फिर से कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और यहां पर आप सभी को सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि प्रशासन भी अब अलर्ट मोड पर आ चुका है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता देते हैं कोरोना को लेकर के और अहम जानकारी। 4 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। 954 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। देश में कोरोना के 11,558 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। प्रदेश में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसके चलते प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 202 नए मामले सामने आए, जबकि एक दिन में प्रदेश में कोरोना के चलते किसी भी शख्स की मौत नहीं हुई और 112 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जिसके चलते कोरोना का जो रिकवरी रेट है वो 98.84% पहुंच गया है। वहीं गुरुग्राम में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ। पिछले 24 घंटे में अकेले गुरुग्राम में 171 नए पॉजिटिव केस सामने आए, जबकि फरीदाबाद में 24 नए संक्रमित मिले हैं। इसी के अलावा सोनीपत में 3, पानीपत में 2 और करनाल में 1 कोरोना का केस सामने आया। तो प्रदेश में फिर से पैर पसार रहा है कोरोना। 112 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। तो 24 घंटे में 202 नए केस सामने आए हैं। 112 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। तो प्रदेश में 24 घंटे में 202 नए कोरोना के केस सामने आए। 24 घंटे में 112 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। प्रदेश में कोरोना के 812 केस एक्टिव बताए जा रहे हैं। गुरुग्राम में फिर फूटा कोरोना बम। तो आपको बताते चलें, गुरुग्राम में सबसे ज्यादा कोरोना के आंकड़े सामने आए। गुरुग्राम में 171 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गुरुग्राम में कोरोना के 671 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। गुरुग्राम में 89 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। फरीदाबाद में कोरोना के 24 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। सोनीपत में 3 और पानीपत में 2 केस सामने आए हैं। रुक कर लेते अगली खबर का। साइबर सिटी गुरुग्राम में बेखौफ बदमाशों ने एक पुलिसकर्मी को गोली मार दी। मामला शहर के पौष गैलेरिया मार्केट के पास का है, जहां चैन स्नैचर्स को काबू करने के लिए पुलिस ने नाका लगाया हुआ था। इस दौरान बाइक पर सवार 2 संदिग्ध युवकों को रोकने की कोशिश की गई, तो बाइक सवार हथियारबंद बदमाशों ने पिस्तौल निकालकर पुलिस के सिपाही पर फायर कर दिया, जिसके बाद दोनों बदमाश मौके पर बाइक छोड़ करके फरार होने में कामयाब हो गए। वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए शहर भर में पुलिस नाकों पर व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया है, जिससे बदमाश फरार ना हो पाए। साथ ही घायल पुलिसकर्मी को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं इस वारदात में हैरानी की बात यह रही कि यहां से डीसीपी ईस्ट का ऑफिस वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है और इसके बावजूद भी बदमाश कानून से बेखौफ नजर आ रहे हैं। तो बदमाशों ने पुलिसकर्मी को गोली मारी है। गुरुग्राम में जो क्राइम है वो आउट ऑफ कंट्रोल होता चला जा रहा है। यहाँ पर 2 बदमाशों ने एक पुलिसकर्मी को गोली मार दी। फिलहाल पुलिसकर्मी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज जारी है।
लाल अपाचे बाइक पे दो संदिग्ध झपटमार घूम रहे हैं। तो इस सूचना पे नाकेबंदी की हुई थी और थाना DLF SHO की मोबाइल में गौरी शंकर और उनके साथ में जो SI साहब थे वो गश्त पे थे। उन लोगों ने जब लाल अपाचे बाइक पे संदिग्ध लोग देखे तो उन्होंने उसको रोकने का इशारा किया और उनमें से वो जब भागने लगे तो एक आदमी को झपटमार को उन्होंने पकड़ लिया था। तो दूसरे झपटमार ने गोली चला दी जो कि बाइक छोड़ के फरार हो गए। नाकाबंदी पूरे इलाके में की हुई है, जिनको जल्दी गिरफ्तार करने की कोशिश। गुरुग्राम में बृहस्पतिवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने जंगल सफारी बनाने के प्रोजेक्ट पर संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा की। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री ने की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के पर्यटन और वन विभाग के अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए कि वो योजनाबद्ध तरीके से इस प्रोजेक्ट पर काम करें। अभी ये प्रोजेक्ट अपने शुरुआती दौर में है। प्रोजेक्ट का पूरा खाका तैयार करके उसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए। हर चरण के लिए टाइमलाइन तय की जाए। हरियाणा में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीजों की संख्या को देखते हुए सरकार ने एक बार फिर से अलर्ट मोड पर आ चुकी है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि गुरुग्राम और फरीदाबाद में ही कोरोना के मरीज की संख्या बढ़ रही है। बाकी जिलों में एक भी केस सामने नहीं आया, जिस मामले में सरकार पूरी तरीके से अलर्ट पर है। विज ने कहा कि ACS राजीव अरोड़ा को गुरुग्राम में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए भेजा गया है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इन जिलों में मरीजों की संख्या आखिरकार क्यों बढ़ रही है। पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल सालावास क्षेत्र में हनुमान जयंती कार्यक्रम में भाग लिया। जहां उन्होंने सरकार पर वार करते हुए कहा कि झज्जर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि झज्जर जिले के सरकारी अस्पताल अब सफेद हाथी बन गए हैं। यहां किसी भी प्रकार के प्राथमिक उपचार की कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही कोई उपचार केंद्र है। आपको बताते चले ये बात तब हुई जब उनके पांव में चोट लगी थी और वो उपचार केंद्र में पट्टी करवाने के लिए गई थी। गीता भुक्कल ने कहा कि सरकार पहले कई वादे कर देती है, लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया जाता। सरकार ने 134A के तहत शिक्षा के अधिकार को समाप्त कर दिया। कुश्ती व तीरंदाजी जैसे पारंपरिक खेलों को राष्ट्रीय मंडल खेलों से हटाना अपने आप में खिलाड़ियों का अपमान किया है। इस समय चरमरा चुकी है। जो एम्स बाड़सा है उसमें हमारे यहाँ से बहुत ज्यादा वो एंटरटेन नहीं करते हैं, ना ही वो यहाँ जितने भी हमारे हॉस्पिटल हैं, चाहे PHC है चाहे CHC है, सारे के सारे रेफरल बन गए हैं। किसी प्रकार की ना दवाइयां हैं ना कोई सुविधा है। और मुझे वहां पर एक जने मिले, वो कहते हैं जी अगर इमरजेंसी में यहाँ पर डिलीवरी हो, वो तो इमरजेंसी सर्विस है, तब भी वहां पर किसी प्रकार का मैटरनिटी की ना कोई सुविधा है। बिल्डिंग के अलावा मैं समझती हूँ वो सफेद हाथी खड़ा हुआ नजर आया और मुझे आज बहुत ज्यादा दुख हुआ। मैं चाहती हूँ सरकार इसमें संज्ञान ले, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी दफ्तरों से बाहर निकलें, विजिट करना शुरू करें और वो जांच करें कि कौन समय पर आ रहा है कौन नहीं आ रहा है और उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। इनेलो से विधायक अभय चौटाला ने SYL और राष्ट्रमंडल खेलों समेत तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार पर निशाना साधा। अभय ने राष्ट्रमंडल खेलों से कुश्ती को बाहर करने को लेकर के सरकार को घेरा। CM ने कहा, आपको बताते चलें, साथ ही उन्होंने कहा कि SYL को लेकर के सरकार किसी तरीके से कोई प्रयास नहीं कर रही है। SYL का पानी हरियाणा को मिले, इसके लिए सरकार को कोशिशें करनी चाहिए। इसी के साथ उन्होंने और क्या कुछ कहा वो भी आपको सुना देते हैं। गेम्स किए हैं, शूटिंग भी करी है, साथ में शूटिंग में भी कॉमनवेल्थ के अंदर, एशिया में, ओलंपिक में हमारे मेडल आते रहे। हमारे खिलाड़ी ओलंपिक में क्वालिफाई करते रहे, एशिया में मेडल लिए, इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे हमारे बच्चे ने बहुत सारे पंजाब के, हरियाणा के जो है मेडल जीतते रहे। इसके लिए हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को सबसे पहले केंद्र की सरकार से बात करनी चाहिए। ये केंद्र की सरकार के लेवल के ऊपर ही इसका कोई समाधान हो सकता है। जानबूझ करके मेडल से इंडिया वंचित हो कॉमनवेल्थ में, इसके लिए तीनों गेम हटाए गए। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था, ये कहा था कि मैं
जल्दी प्रधानमंत्री जी से समय मांगूंगा और जल्द विपक्ष के लोगों को साथ लेकर के मिलूंगा। अब तक मुझे नहीं लगता कि कोई एफर्ट्स हुआ है। अगर कोई एफर्ट्स हुआ होता तो मुख्यमंत्री की तरफ से आपके पास भी कोई ना कोई सूचना जरूर आती, उनके ऑफिस से आप तक मैसेज आता। आपके पास कोई मैसेज है? आपके पास मैसेज नहीं है तो ये मान के चलो कि उन्होंने अब तक कोई एफर्ट्स नहीं किया। केवल एक दिन का सत्र बुला करके ये कह देना कि हम अपना पक्ष मजबूती के साथ रखेंगे, उस पर आगे बढ़ना चाहिए। SYL का मुद्दा भी इसी बात से लिंगर ऑन हुआ। जब 2016 में फैसला हमारे हक में आ गया था, अगर मुख्यमंत्री सीरियसली उस पर आगे बढ़ते, अगर प्रधानमंत्री से समय लेते, प्रधानमंत्री पे इस बात के लिए बातचीत करते, चिट्ठी लिखते, कोशिश करते, तो शायद वो कैनाल अब तक बनकर के तैयार हो जाती, हमें हमारे हिस्से का पानी मिल जाता। आम आदमी पार्टी में शामिल हुए अशोक तंवर ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कुश्ती और तीरंदाजी जैसे खेलों को कॉमनवेल्थ से बाहर करना साजिश बताया और सरकार को इसके लिए कड़ी से कड़ी लड़ाई लड़नी चाहिए। इन खेलों के कॉमनवेल्थ से बाहर होने पर न केवल देश के पदक तालिका में कमी आएगी बल्कि खिलाड़ियों का जो मनोबल है वो भी काफी गिरेगा, क्योंकि हरियाणा के खिलाड़ी कुश्ती और तीरंदाजी में सबसे ज्यादा मेडल लाते हैं। तंवर ने कहा कि बीजेपी सरकार जेजेपी के साथ मिलकर के प्रदेश को लूटने का काम कर रही है। युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। प्रदेश में मूलभूत सुविधाओं की भी काफी कमी है, जिसको लेकर के जनता काफी हतोत्साहित महसूस कर रही है। वहीं हरियाणा के कांग्रेस अध्यक्ष के विषय में पूछने पर उन्होंने कहा कि ये सब setting.com के तहत हो रहा है। ये पहले से ही तय हो चुका है कि कौन प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, कौन विपक्ष का नेता बनेगा और कौन राज्यसभा में जाएगा। ये केवल ऊपरी दिखावा ही चल रहा है। कांग्रेस ने हमेशा पार्टी के नए सदस्यों का शोषण ही किया है। ओलंपिक एसोसिएशन है भारतवर्ष की, उसको पूरी मजबूती से पैरवी करनी चाहिए, क्योंकि ये वो खेल थे, तीरंदाजी है, कुश्ती है, एक दो खेल और उसमें थे जिसमें सबसे ज़्यादा देश और हरियाणा मेडल लेकर के आता था। तो ये तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कोई साजिश हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेडल हम उसमें जीतते थे। तो इससे तो ड्रास्टिकली जो है वो हमारी जो मेडल की थैली होगी वो नीचे आएगी। साथ साथ हमारे खिलाड़ियों का वो मनोबल कम होगा कि भाई मैं तेरी बैग खुजाऊं, तू मेरी बैग खुजाए, तू भ्रष्टाचार करे, मैं तुझे बचाऊं, तू मुझे बचा। ऐसे ही सरकारें चल रही हैं, ऐसे ही पार्टियां चल रही हैं और इसी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का एक मजबूत मॉडल है कि भाई जो मेहनत करेगा, जो अच्छी सोच के साथ आएगा, बड़े विजन के साथ राजनीति में आएगा, हम उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भिवानी से खबर है, जहां पर घुसकानी के खेतों में गेहूं की खड़ी फसल में आग लग जाती है। करीब 48 एकड़ फसल जलकर खाक हो गई। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंची, जब तक 48 एकड़ से ज्यादा की गेहूं की फसल जल चुकी थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग को आगे बढ़ने नहीं दिया। बताया जा रहा है कि आग हल्की चिंगारी से शुरू हुई थी, जो बढ़ते बढ़ते 48 एकड़ की फसल तक पहुंच गई और देखते ही देखते पूरी फसल यहां पर जलकर राख हो गई। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से 48 एकड़ फसल आग में जल चुकी है। हमारे यहाँ 10 एकड़ में गेहूं की फसल लगा रखी थी। सुबह घर पर था, पड़ोसी से फोन आया, भाई गेहूं खेत में आग लगी हुई है। खेत में पहुंचा तो चीज़ें हमारी 200 किलो की फसल नष्ट हो गई जलकर। इसी से हमारा गुजारा था खेती बाड़ी से। और सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारा इस फसल का हर्जाना जल्दी से जल्दी दें हमें, इससे कि हमारा कारोबार चले। हमारे खेत में अचानक हमारे खेत में आग लग गई है और मेरे को पड़ोसियों द्वारा बताया गया कि मैं भिवानी गया हुआ था, पड़ोसियों ने मेरे को इन्फॉर्मेशन दी, भाई आपके खेत में आग लग गई है। जब हम मौके पे आए तो हमारा 3 एकड़ की फसल जो थी गेहूं की खड़ी, वो जलकर नष्ट हो चुकी थी। हमने यहाँ पे फायर ब्रिगेड के पास फ़ोन किया, फायर ब्रिगेड की गाड़ी तुरंत मौके पर आई और उसने बड़ी मुश्किल के बाद हमने आग पे काबू पाया गया। और इसके दौरान हमारे यहाँ आस पड़ोस के लगभग 60 एकड़ ज़मीन जो है गेहूं की वो फसल है वो जलकर नष्ट हो चुकी है। इसलिए सरकार से हमारी प्रार्थना है कि हमारी फसल का उचित मुआवजा दिलाया जाए और हमारे जैसे कि
खाना पीने का और हमारे घर का जो काम है वो सारा हमारा फसल से चलता था। फरीदाबाद में खुले सीवर और गड्ढों की वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। सेहतपुर वार्ड 25 की चेतन मार्केट में पानी की पाइपलाइन डालने के लिए खोदे गए गड्ढे में एक 10 साल का मासूम गिर जाता है। 10 से 12 फीट के इस गड्ढे में लोगों ने सीढ़ी लगाकर मासूम को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि रास्ता न होने की वजह से मासूम साइड से निकल रहा था, लेकिन पैर फिसलने की वजह से वो इस गड्ढे में जा गिरा। लापरवाही का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गड्ढे के आसपास किसी तरीके का कोई चेतावनी वाला बोर्ड भी नहीं लगाया गया था। इससे पहले भी मासूमों के खुले सीवर में गिरने के मामले सामने आ चुके हैं। तो आपको 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो अलग अलग तारीखों की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके की लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। हादसों के बाद भी प्रशासन अलर्ट नहीं हो रहा है और लगातार यहाँ पर इस तरीके की लापरवाही की जा रही है। 16 अप्रैल की ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जहाँ पर एक 10 से 12 फीट का गड्ढा होता है, उसमें एक मासूम बच्चा गिर जाता है। वहीं 15 अप्रैल की ये तस्वीर आप देखिए, जहां पर सीवर में एक बच्चा गिर जाता है, उसे सुरक्षित निकाल लिया जाता है। तो वहीं 3 अप्रैल की भी एक तस्वीर ऐसी ही देखने को मिली। तो मासूम बच्चे लगातार इन हादसों का शिकार होते चले जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। लोगों ने सीढ़ी लगाकर के बच्चे को निकाला। फिलहाल बच्चा पूरी तरीके से सुरक्षित है, लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार प्रशासन के आंखों में जो पट्टी बंधी हुई है वो कब खुलेगी और कब इन गड्ढों को बंद किया जाएगा या गड्ढों के आसपास कोई चेतावनी वाला बोर्ड लगाया जाएगा। गुरुग्राम से दहशत भरा मामला सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग की सुआ मार करके हत्या कर दी गई। बुजुर्ग की हत्या करके आरोपी मौके से फरार हो गया। फरार आरोपी को 44 क्राइम यूनिट ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। आपको बता दें कि आरोपी बुजुर्ग के घर बिजली ठीक करने के लिए आया था। उसी दौरान बुजुर्ग दंपत्ति को घर में अकेला देकर के आरोपी लूट के इरादे से वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। जनार्दन दत्ता नाम के बुजुर्ग व्यक्ति की सुए घोंप के हत्या कर दी गई थी। जो ये जघन्य अपराध बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर था और इसमें किसी भी प्रकार का कोई सुराग हमारे पास शुरुआती जांच भी नहीं था। ये काम हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 40 को सौंपा गया और उन्होंने बड़ी मेहनत करके सब इंस्पेक्टर गुणपाल और सब इंस्पेक्टर संजय ने मिलके उसको बेहतरीन तरीके से काम करते हुए उसमें जो शामिल व्यक्ति रवि था, जो वहीं गांधी कॉलोनी का गांधी नगर का रहने वाला है, उसको तलाश करके और उसको इस केस में हमने गिरफ्तार करने में 48 घंटे के अंदर अंदर कामयाबी हासिल की। गुरुग्राम में पटौदी नगर पालिका चेयरमैन के घर पर गोलियां चलाने के मामले में गुरुग्राम पुलिस की फरूख नगर क्राइम यूनिट ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पटौदी नगर पालिका के चेयरमैन और शराब कारोबारी के घर बाइक सवार 2 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया था। एसीपी क्राइम की माने तो बिजनेस में हिस्सेदारी को लेकर के इस वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने दोनों बदमाशों अर्जुन और आकाश को दिल्ली से गिरफ्तार करके उनके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई पिस्टल, 2 मैगजीन और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। दिनांक 11/4 को पटौदी इलाके में मिस्टर चंद्रभान है, जो नगर पालिका के प्रधान हैं, उनके घर पे फायरिंग की गई थी और उनसे शराब के कारोबार में हिस्सेदारी की मांग की गई थी। इसके संबंध में सीसीटीवी में भी 2 लड़के साफ उनके घर पे फायर करते हुए दिखाई दिए थे, जिनकी बाद में हमने पहचान करते हुए हमारी क्राइम ब्रांच फरूख नगर ने सब इंस्पेक्टर अमित के नेतृत्व में काम करते हुए, बड़ी मेहनत से काम करते हुए उनको, जो उसमें दोनों लड़के जो शामिल थे जिन्होंने वहाँ घर पे जाके फायरिंग की थी, आकाश और अर्जुन, इन दोनों लड़कों को हमने गिरफ्तार किया है और उनसे जो फायरिंग में एक हथियार हमने बरामद किया है और आज इसका पुलिस रिमांड हमने अदालत में पेश करके हासिल किया है। वो ऑडियो भी जो आई थी उसके संबंध में भी हमने उसमें सेक्शन ऐड की हैं और उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। वो ऑडियो इनकी नहीं थी, लेकिन वो किसी दूसरे शख्स की ऑडियो है और उसने इनसे फायरिंग करवाई थी।
बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।